चलिए आज हम वापस से अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, वैद्युत रसायन जो चल रहा है, उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने नर्नेस्ट इक्वेशन, हमारा जो प्रमुख जो फोकस रहा था, कल हमारा जो अटेंशन रहा था, एक तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उस पर रहा था, वैद्युत रासायनिक श्रेणी और उसकी उपयोगिता क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है, ये हमने कल अच्छे से समझ लिया था। अब दूसरा पॉइंट जो हमने लिया था वो था आपका नर्नेस्ट समीकरण। नर्नेस्ट समीकरण को हमने देख लिया था। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए भी हम नर्नेस्ट समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, या पूर्ण सेल अभिक्रिया है उसके लिए नर्नेस्ट समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, ये हमने अच्छे से देख लिया था। एक बार मैं आपकी सुविधा के लिए वापस से नर्नेस्ट समीकरण यहाँ लिख रहा हूँ, उससे आपको सुविधा रहेगी। देखिए, मान लीजिए कोई धातु है, वो n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जो नर्नेस्ट समीकरण में सिर्फ इसका फाइनल रूप लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बटे NF 1/m। ये हमारी समीकरण है। क्या है आपका नर्नेस्ट इक्वेशन। अब इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल मैं चाहूँगा, मैं इससे आइडिया लगाना चाहता हूँ कि आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, किस प्रकार से इसका अनुप्रयोग हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। न्यूमेरिकल क्या है कि एक हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, इसको ये बेसिकली क्या है आपका प्लेटिनम या क्लोरीन का इलेक्ट्रोड है, Cl2 इलेक्ट्रोड इसको बोलेंगे। क्लोरीन इलेक्ट्रोड, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपका, Cl2 गैसियस इलेक्ट्रोड है। तो ये गैसीय एक इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है ये आपका, गैसीय इलेक्ट्रोड है, Cl2 बेस्ड यानी क्लोरीन बेस्ड एक इलेक्ट्रोड है। उसके अंदर क्या है, क्लोरीन जो गैस है उसको HCl के विलयन में कितने दाब पर प्रवाहित किया गया है, 2.5 एटमॉस्फेरिक दाब पर प्रवाहित किया गया है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक। आप जो HCl जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका, वैद्युत अपघट्य है, उसकी सांद्रता कितनी है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन उसकी सांद्रता है। अब हमको निकालना है, नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करना है। कौन सी समीकरण का प्रयोग करना है, नर्नेस्ट समीकरण का प्रयोग करना है, और आपको सेल विभव का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग अपनी कॉपीज में करेंगे। नर्नेस्ट समीकरण आपके सामने लिखी हुई है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बटे NF log 1/mn प्लस। ध्यान देंगे, यहाँ एक चीज जो ध्यान देने वाली है, आप ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप ये आपके पास ये इक्वेशन है, ये सांकेतिक रूप से हमने एक अभिक्रिया यहाँ लिखी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस अभिक्रिया को लिखेंगे कि वो अभिक्रिया कैसे हो रही है, वो अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो इसको आप लिखिए सबसे पहले। तो Cl2 दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो रहा है, 2Cl माइनस। यह है आपकी अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या है, अर्धसेल अभिक्रिया क्या है आपकी, अर्धसेल अभिक्रिया Cl2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, चेंज हो गया क्लोराइड आयंस के अंदर, ठीक है। गैस का प्रेशर आपको दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पर अगर आपने इस समीकरण को देखा है, इसको समझने की कोशिश करी है, तो इस समीकरण में क्या था, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बटे NF लॉग, यहाँ बेसिक यहाँ क्या था, MS, जिसका ये सॉलिड के केस में, ठोस के केस में इसका जो मान है 1 होता है, 1, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे पहले आप लोग सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है क्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए, इसके लिए नर्नेस्ट समीकरण लिखिए। पहला टास्क क्या है आपका, पहला आपको सबसे सर्वप्रथम क्या करना है, आप क्या लिखेंगे, नर्नेस्ट समीकरण। तो ये मैंने अभिक्रिया जो बाएं वाले बोर्ड पर जो अभिक्रिया लिखी है, लेफ्ट साइड में जो बोर्ड है, इस पर जो अभिक्रिया लिखी है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन में बदल रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, नर्नेस्ट समीकरण लिखेंगे। तो लिखिए आप लोग अपनी कॉपीज में नर्नेस्ट समीकरण, इस अभिक्रिया के लिए नर्नेस्ट समीकरण क्या होगी वो लिखेंगे आप। फिर उसके बाद मैं आपको मान बताऊंगा जो समीकरण में रखने हैं। लिखिए आप,
ये कैसी अभिक्रिया है? एक अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? नरनेस समीकरण लिखेंगे। ये लिखिए, कोशिश करिए, फिर मैं आपसे ही पूछता हूं आप में से। आशा है लिख ली होगी, एक दो लोगों ने हाथ उठाएं अपने आप और बताएंगे साहब हमने लिख लिए। पीछे से लिख ली? वेरी गुड। पहले खड़े हैं, अपना नाम बताएं और फिर इक्वेशन बताएं। चलिए आप बताइए। एक तरफ मुंह उधर कैमरे की तरफ करें एक बार। पहले नाम बताइए अपना। अतुल कुमार शर्मा। हाँ बताइए, मैं लिखता हूँ, बोलिए। E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन 2F। ठीक है, वेरी गुड। लॉग, वेरी गुड, CL माइनस स्क्वायर। गुड, वेरी गुड। नीचे क्या? Cl2। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि जो नरनेस समीकरण है, ये जो अर्ध सेल अभिक्रिया लिखी है, जो न्यूमेरिकल हमको हल करना है, उसके अंदर उसकी नरनेस समीकरण क्या होगी? E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बटे 2F लॉग CL माइनस का होल स्क्वायर बटे Cl2। ठीक, हाँ चलिए देखिए, ऐसा है, आपने पूछा कि डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्या मैंने आपको अभी टेम्परेचर की वैल्यू बताई है? किस टेम्परेचर पर ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है? अभी तो नहीं मैंने आपको बताया। जब तक ये अभी आपके सवाल में दिया नहीं है कि ये उक्त अभिक्रिया मानक ताप और दाब पर संपन्न हो रही है, तब तक आप 0.0591 वाली जो वैल्यू है वो नहीं लिखेंगे। जब तक आपको न्यूमेरिकल में या उस क्वेश्चन में क्लियर कट आपको इंडिकेट नहीं किया गया है, स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि उक्त अभिक्रिया मानक ताप या दाब पर संपन्न हो रही है, जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। और इनकेस दे रखा है भाई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, अब यहाँ प्रेशर कितना है? कितना है? 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। किसका है? क्लोरीन गैस का है, Cl2 का। HCl कंसंट्रेशन आपकी 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है। अब आप करिए, इसमें लगाइए दिमाग, करिए इसको। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ठीक है बेटा, बता दो। ये जयतारण से एक विद्यार्थी का सवाल है और मैं बताने वाला था वापस से कि ये जो अभिक्रिया है जो हमने यहाँ पर लिखी है, आप वापस से समझ लीजिए जो विद्यार्थी नहीं समझ पाए। ये अभिक्रिया, ये हमारा देखिए, ये जो चीज है, सबसे पहले मैंने जो लिखा है ये एक सांकेतिक रूप है। कैसा रूप है? एक सांकेतिक रूप अर्ध सेल अभिक्रिया का, जिसमें बाईं ओर तो क्या होता है? सबसे बाईं ओर क्या होता है? एनोड होता है। तो इसमें एनोड किसका है? मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रोड होता है, खाली अर्ध सेल अभिक्रिया है तो इसमें क्या रहेगा आपका? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड किसका है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। आपकी गैस कौन सी है? क्लोरीन गैस। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड HCl के सॉल्यूशन में डिप है। किसमें? HCl के विलयन में डिप है, डूबा हुआ है। और फिर आप क्या कर रहे हैं? क्लोरीन गैस 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 2.5 पर प्रवाहित कर रहे हैं उसके अंदर। ये है आपका अर्ध सेल। अब इसकी हमको क्या लिखना है? नरनेस समीकरण लिखनी है। तो नरनेस समीकरण आपको पता है क्या होती है? E इज इक्वल टू E0। E क्या है? सेल विभव। E0 क्या है? मानक सेल विभव माइनस 2.303 RT अपॉन N है। अब ये जो टर्म आएगी इधर, लॉग वाली जो टर्म आएंगी, इसमें जो टर्म्स यहाँ पर यूज हो रही है, यानी एक तो आपका अपचयन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो टर्म्स वो वहाँ पर लिखी जाती है। अब ये हमारी समीकरण है, इसमें हम देखते हैं क्लोरीन का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है और किस में बदल रहा है? क्लोराइड आयन में। तो हमारी नरनेस समीकरण क्या आ जाएगी? E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT। अब ये दो कैसे आया?
ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन किए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए 2 लिखा। एन की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2 एफ लॉग Cl क्लोराइड आयन, कितने क्लोराइड आयन यूज हो रहे हैं, 2 की पावर 2, नंबर ऑफ मोल्स, उसकी घात जो लगाएंगे हम, डिवाइडेड बाई Cl2। अब हमारे पास Cl का मान है, क्या है Cl का मान, कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, और Cl2 दाब, दाब कितना है हमारे पास, 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो दोनों मान रखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको सॉल्व करना है, कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मैंने नहीं, प्रेशर अलग है, यहाँ ध्यान देंगे, वहाँ प्रेशर जब मानक ताप और दाब की बात आती है तब आपका प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, मानक स्टैंडर्ड। यहाँ हमारे पास दाब कितना है, 2.5, 2.5, 0.059 नहीं लिखेंगे हम, सीधे क्या लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। आर का मान, आर का मान कितना होगा, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, आर का मान। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर का मान कितना जाएगा, 273 प्लस 25, 298, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप हल करेंगे, ठीक है। एक सवाल तो ये हो गया, एक ये करना, आप लिख लीजिए आप इसको अपनी कॉपीज में। हम दूसरा लेते हैं क्वेश्चन, F 96,500 कूलम, F क्या है, फेराडे, क्या T बता दिया ना मैंने, रूम टेम्परेचर, मैं लिख देता हूं वापस से। ध्यान देंगे, इधर देखिए आप लोग, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT 2F लॉग Cl माइनस की सांद्रता कितनी है, 0.01 होल स्क्वायर, Cl2 कितना है, 2.5, ठीक, आ गई बात समझ में। अब इस समीकरण में R का मान हम क्या रखेंगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। F देखिए, F क्या है, फेराडे, आपको पता होना चाहिए, F बराबर क्या है, 96,500 कूलम। और टेम्परेचर मैंने बताया वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया हो रही है, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 प्लस 25, 298। अब सिर्फ गुणा भाग का काम है, ठीक है, आपको सूत्र पता है, अब आप गुणा भाग करेंगे सही तरीके से तो आपका आंसर सही प्राप्त हो जाएगा। अब एक दूसरा ले रहे हैं हम, लगे हाथी, इससे आपको मुझे पता लगा, ये आपको स्वयं करना है, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। दूसरे न्यूमेरिकल में ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर है जो मैंने भी बताया आपको, नर्नस समीकरण के ऊपर ही है, आपको करना है। मैं एक लिख देता हूं, ये न्यूमेरिकल, एक ये आपका इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेशन दे रखी है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर यानी दाब, दाब है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर। करिए इसको, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, 0.1 मोलर, ये करिए। हेलो, हाँ बेटा, हाँ वो बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए नर्नस समीकरण लिखेंगे। नर्नस समीकरण लिखिए पहले तो इसके लिए,
नर्नेस समीकरण लिखिए। लिख लिया? पीछे इस तरफ सीधे हाथ पर लिखा आप लोगों ने? चलिए बताइए, अब आप ये बताएंगे आगे से। बेटा आप बताइए नर्नेस समीकरण। नर्नेस समीकरण नहीं लिख पा रहे हो इसका? इतना इजी है भाई, अब तो आपको एक्सपर्टाइज हो जानी चाहिए। बेटा ये बताएगी, आप बताइए। इसकी इक्वेशन बता दीजिए नर्नेस समीकरण। हाँ इसकी इक्वेशन बताओ। हाँ 0.0591। नीचे कुछ आएगा क्या? क्या लिखना है यहाँ पर? वेरी गुड। लॉग 1/, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बैठिए। हाँ अच्छा ठीक है, वेरी, बैठिए आप बता देता हूँ। देखिए ये चीज़, ये सिंपल ये है कि आपकी 0.01 जो मैंने लिखा था, ये 0.01 लिखा था, ये क्या है? सांद्रता है। क्या है? सांद्रता। किसकी है? जिस आप जो इलेक्ट्रोड है आपका जिस विलयन में डूबा हुआ है वैद्युत अपघट्य उन आयनों की सांद्रता। आ रही है बात समझ में आपके? तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड था वो क्या था? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था। कौन सा इलेक्ट्रोड था? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। किसमें डूबा हुआ था? HCl हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसके विलयन में डूबा हुआ था। तो उसमें सांद्रता कितनी थी क्लोराइड आयंस की? 0.1। तो ये अलग अलग, वो उसमें HCl का विलयन था। यहाँ किसका विलयन है? मान लीजिए ये आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ AgCl का विलयन है आपका। किसका है? AgCl। तो उसमें Ag प्लस आयंस की सांद्रता कितनी है? 0.1 मोलर का। तो ये अलग अलग वैल्यूज होंगी। ये तो टेम्परेचर और प्रेशर मैंने बता ही दिया। मानक ताप और दाब पर संपन्न हो रही है अभिक्रिया। तो इसके लिए पर मैं पूछ रहा हूँ जो इक्वेशन है अर्ध सहल अभिक्रिया वो क्या होगी? एक मिनट, इधर से कोई बताएगा? और आपके साइड में इधर लिख लिया बेटा? अर्ध सहल अभिक्रिया कल नहीं आए थे। चलिए अभी अभी तो लिखी थी मैंने अर्ध सहल अभिक्रिया, क्लोरीन वाले केस में लिखा था ना अर्ध सहल अभिक्रिया। चलिए आप बताइए। उधर नहीं, अर्ध सहल अभिक्रिया देखिए उस वाले केस में मैंने क्या लिखा था? Cl2+2, ये है अर्ध सहल अभिक्रिया। हाँ Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, गुड वेरी गुड, शाबाश बैठिए। ये क्या है? अर्ध सहल अभिक्रिया है। तो देखिए वापस से इसको समझ लीजिए एक बार, सभी लोग ध्यान देंगे। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसकी अर्ध सहल अभिक्रिया यानी हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन लिखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कौन सी जगह आनी है और उनकी वैल्यूज किस किस की वैल्यूज आपको दी हुई है, गिवन है। ठीक है, जैसे इस केस में अगर आप हाफ सेल रिएक्शन नहीं लिखते तो आप Cl की पावर 2 यूज कैसे करते? आप तो सिंपल करते Cl को ऊपर लिख देते बस। लेकिन आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाफ सेल रिएक्शन यानी अर्ध सेल अभिक्रिया। और जब अर्ध सेल अभिक्रिया हो गई तब आप नर्नेस समीकरण लिख लीजिए। E = E0 माइनस 0.0591 बटे 1 क्यों आया है यहाँ पर? ठीक है, और लॉग 1 किस लिए आया? सॉलिड के केस में 1 होती है वैल्यूज और ये 0.1। ठीक, तो ये आपका दूसरे प्रकार का हो गया। ठीक है, तो आप मतलब इससे रिलेटेड छोटे न्यूमेरिकल्स तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, नर्नेस्ट अभिक्रिया से एक जो ये वैल्यू है इसको एक जो वैल्यू मानते हैं इसको, मतलब जैसे विद्युत धारा की जो प्रवाह की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत मानी जाती है। तो एज ए स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू क्या मानते हैं हम? 1 मानते हैं। ठीक, तो ये हमारा नर्नेस समीकरण भी हो गया। अब नर्नेस समीकरण से संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, ये संबंध हमने कल स्थापित कर लिया था। मैं आपसे वापस जानना चाहूँगा कि जो नर्नेस्ट इक्वेशन है, जो नर्नेस्ट इक्वेशन है, और कल हमने एक संबंध स्थापित किया था साम्य स्थिरांक। किसका?
साम्य स्थिरांक का। तो एक बार वापस से आप वो लोग बताएंगे, आप लोग ही बताएंगे और मैं यहाँ लिखूंगा, जिससे जो छात्र कल नहीं आए थे, जो रह गया था, वो चीज़ कवर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ध्यान देंगे भाई। ये क्या है, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, भौतिक रसायन। तो आप मान के चलिए जो भी पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक्स करने वाले हैं, उनमें हर टॉपिक में एक दो न्यूमेरिकल अलग अलग, तो आप हर प्रकार का आपका न्यूमेरिकल हो जाए। साम्य स्थिरांक शैल विभव का न्यूमेरिकल हो जाए, साम्य शैल विभव मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, उससे संबंधित न्यूमेरिकल है, वो हम देखेंगे। तो अलग अलग प्रकार के जितने संख्यात्मक प्रश्न आप कर सकें। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, मान लीजिए कोई अभिक्रिया इस प्रकार से है, जो कल नहीं आए वो देख लें, फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि साहब मैं कल नहीं आया था, बता नहीं पा रहा हूं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया इस प्रकार से है, इस अभिक्रिया से तात्पर्य क्या है कि तो ए अभिकारक है, उसके ए मोल्स, बी अभिकारक है, उसके बी मोल्स आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और प्राप्त क्या हो रहा है, कैपिटल सी और कैपिटल डी, जिनके मोल्स क्या है, स्मॉल सी और स्मॉल डी। और इस पूरे प्रोसेस में एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक, तो जो निर्णय समीकरण क्या है, E इज इक्वल टू E0 2.303 आप रुक जाइए, आप शांत रहिए, ठीक है। कोई एक जना बताएगा आप, ठीक है, आप बताओ बेटा, चलिए वहाँ कैमरे की तरफ मुंह करके बताएंगे आप, उधर कर लीजिए फेस, में सुन लूंगा। हाँ, कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी, गुड, वेरी गुड। डी, हाँ, वेरी गुड, बाई, हाँ, उसकी घात स्मॉल ए, कैपिटल बी, और उसकी घात स्मॉल बी, वेरी गुड। ये क्या है आपका, अगर हम देखते हैं, बैठ जाइए, ये जो चीज है जो ब्रैकेट में लिखी है, ये क्या है आपका, साम्य स्थिरांक केसी। ठीक है, तो हम ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया किस के बीच में, शैल विभव और केसी के बीच। तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT NF log केसी। एक तो संबंध ये है, लिख लिया, जो छात्र कल नहीं आए थे वो वापस से लिख लें, इसको समझ लें। शैल विभव और साम्य स्थिरांक के मध्य संबंध है। एक चीज आप ध्यान देंगे, जब भी हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, विलयन की, तब वहां यूज होगा सांद्रता पद, और जब हम कोई गैसियस इलेक्ट्रोड यूज में लेंगे या गैसीय अभिक्रिया होगी, तब वहां क्या काम में लेंगे, दाब, प्रेशर। इस बात का ध्यान रखेंगे। जो एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान जो ब्रैकेट में लिखते हैं हम, तो उसमें जब सॉल्यूशन है तब आएगा सांद्रता पद, अन्यथा दाब, प्रेशर। इस चीज का ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये चीज आ गई। फिर कल हमने एक न्यूमेरिकल, हमने एक चीज और लिखी थी, कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड वाला उदाहरण लिया था, वो बताइए। एस से मतलब सॉलिड, Cu2, इनके बीच में साम्य स्थापित है। अब इसको भी आप समझ लीजिए, साम्य, मैंने कल बता दिया था आपको, जब अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद, यानी आपके जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट है, उसके बीच में जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है, तब आपका जो शैल विभव है उसका मान 0 हो जाता है। और इसकी वजह से जब 0 हो जाएगा, तब E0 बराबर क्या हो जाएगा, इस समीकरण से हम 2.303 RT ऊपर log KC। तो एक हमारे पास संबंध ये है। ठीक, अब हम बात करेंगे, हमारा एक टॉपिक है, ये दोनों संबंध जब हमने स्थापित कर लिए हैं, तो एक तो मुक्त ऊर्जा एवं शैल विभव, फ्री एनर्जी एंड शैल पोटेंशियल, ये हमारा नया टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो सभी छात्रों ने उतार लिया है, जो कल नहीं आए थे वो वापस से देख लें, एक बार उतार लें इसको।
आगे बढ़े, चलिए। टॉपिक का नाम है हमारा वैद्युत रासायनिक सेल एवं मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी। टॉपिक का क्या नाम है? वैद्युत रासायनिक सेल एवं मुक्त ऊर्जा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, इनका क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, वैद्युत रासायनिक सेल का क्या उपयोग है? क्या करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल के द्वारा? बताइए आप लोग, आप पता है क्या कर रहे हैं? क्या यूज क्या है इसका? वैद्युत, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक ऊर्जा है, उसके माध्यम से क्या? वैद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मिल रही है हमको? वैद्युत ऊर्जा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं आपको, इसमें जो क्या कार्य है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करना, ये हमारा इसमें टास्क है। अब वैद्युत जो ऊर्जा है वो मिल कैसे रही है, उसमें किस चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं? एक सर्किट का। किसका प्रयोग कर रहे हैं? सर्किट का। सर्किट में क्या हो रहा है? एनोड से, एनोड क्या है? ऋणात्मक है आपका, ध्यान देंगे, एनोड क्या है आपका? ऋणात्मक है। और कैथोड क्या है आपका? तो ऋणात्मक से, ऋणात्मक जो आपका इलेक्ट्रोड है, उससे बाहर सर्किट के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर होता है? कैथोड की तरफ। एनोड से किधर जा रहा है? तो बाहर सर्किट का हम क्या कर रहे हैं? बाहर सर्किट का, यानी जो एक्सटर्नल सर्किट है उसका परिपथ का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो अब ये जो सिस्टम है, ये तो रहा वैद्युत रासायनिक सेल की बारे में बात। अब एक टर्म दूसरी आती है थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मागतिकी में आपने थोड़ा देखा होगा, मुक्त ऊर्जा, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। मुक्त ऊर्जा से तात्पर्य मेरा क्या है यहाँ पर? गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक, लिख लिया आपने, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? डेल्टा जी। सिंबल क्या है? संकेत क्या है? जी। और जब परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा जी। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है। अब आपका जो सिस्टम है, सिस्टम से मतलब निकाय, निकाय यानी यहाँ निकाय क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल हमारा निकाय है। इससे क्या कार्य हो रहा है? इससे कार्य क्या हो रहा है? आप क्या हो कि रासायनिक जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है रासायनिक ऊर्जा में? हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हेलो, हाँ अच्छा, हेलो। हेलो, जिला परिषद टॉक में आप बैठे हुए हैं, आपकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछें। हेलो सर, गिब्स मुक्त ऊर्जा का दिखाता हूँ ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? हाँ, चलिए मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिए, अभी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए देखिए, एक छात्र है जिला परिषद टॉक से, ये सवाल पूछ रहा है, साहब जिला मतलब कि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है?
डेल्टा जी यानी क्या है? तो देखिए मैं बात कर रहा था, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि हमारा जो है निकाय है वो क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल, जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये कार्य कर रहा है, निकाय क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, ठीक है। और डेल्टा जी जिसको बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो किसी भी निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, मैं लिख देता हूं, किसी भी निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, किसी भी निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। द यूजफुल वर्क डन बाय एनी सिस्टम इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। ध्यान देंगे, किसी भी निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, यूजफुल। उपयोगी से तात्पर्य क्या हुआ कि जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। बिल्कुल अलग अलग होती है। क्या? एक मिनट, हाँ है ना संबंध, ऐसे नहीं, अब लिख देते हैं, बता देते हैं। चलिए देखिए, आंतरिक ऊर्जा आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, आपने क्या नाम है आपका? नाम बताइए पहले तो। चलिए, देखिए सभी बहुत सारे छात्र होते हैं, इसलिए सबका नाम ध्यान रखना सही नहीं। ठीक है, अतुल ने क्वेश्चन पूछा है कि सब गिब्स जो एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, उनमें क्या संबंध है या उनमें कोई संबंध है क्या? और दूसरा इन्होंने क्वेश्चन किया है कि साहब ये आप परिवर्तन की बात करते हैं बार बार, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो किसी एक घटक से नहीं बनी होती है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में कई घटकों का योगदान होता है। ठीक है, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी ऐसे बहुत सारे घटक होते हैं जो मिलकर, एक साथ मिलकर क्या है, आंतरिक ऊर्जा में अपना योगदान देते हैं। और इन सभी घटकों का योगदान एग्जैक्ट निकालना संभव नहीं होता है। इस कारण से हम सिर्फ आंतरिक ऊर्जा एब्सोल्यूट जो वैल्यू है उसकी, एकदम जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी बात नहीं करते, यानी केवल हम ई क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा, थर्मोडायनेमिक्स या सेल विभव से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आंतरिक ऊर्जा है, अब इन्होंने क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का पूछ लिया, ई क्या है आपका? आंतरिक ऊर्जा, या इसको हम दूसरे सिंबल यू से भी व्यक्त करते हैं, कई बुक्स में आपको यू भी मिलेगा। ये तो हम ई या यू नहीं लिखकर क्या लिखते हैं? डेल्टा ई, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। उसका कारण ही है क्योंकि एग्जैक्ट ई की एकदम एग्जैक्ट सही वैल्यू ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा है उसका निर्धारण बहुत सारे घटकों के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम एक साथ, मतलब इसमें एग्जैक्ट इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, डेल्टा ई। और जहाँ तक संबंध की बात इन्होंने पूछी, तो एक संबंध है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच, जो मैंने बताया था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। और डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। वो बता देंगे, मैं कक्षा के बाद आपको बताऊंगा ये थर्मोडायनेमिक्स का संबंध किस प्रकार से आपस में संबंधित होते हैं। ठीक, तो हम वापस से हमारे टॉपिक पर आते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात हो रही थी। गिब्स मुक्त ऊर्जा से तात्पर्य है किसी भी निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में मैंने बता दिया है, तो ये आपका हो गया डेल्टा जी। ये क्या आपका? डेल्टा जी। अब यहाँ उपयोगी कार्य क्या हो रहा है? वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स उतार लिए आप लोगों ने। अब आप देखिए, आपका एक मिनट, एक फोन ले लेते हैं, देखिए कहीं से आ रहा है। हेलो, चलिए छोड़िए। आप देखिए हमारा जो सिस्टम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? एन। बाहरी परिपथ से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? एन। ठीक है, और एफ क्या है आपका? फैराडे। तो एन एफ जो आवेश है, ठीक है, एन एफ जो आवेश है, बातें नहीं भाई, एन एफ जो आवेश है वो बाहरी परिपथ से ट्रांसफर हो रहा है, और इस आवेश के ट्रांसफर होने के कारण हमको क्या मिल रही है? विद्युत ऊर्जा मिल रही है। तो इस जो एन एफ आवेश है आपका, किसी विद्युत रासायनिक सेल में एन एफ आवेश को किसी विद्युत रासायनिक सेल में
NF आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। किया गया कार्य NFE सेल। वापस से इसको बोल देता हूं, किसी विद्युत रासायनिक सेल में NF आवेश को, अब NF क्या है, N क्या है, यहां ध्यान देंगे, वापस मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उसके साथ जो कूलाम जो आवेश है वो संबंधित है, कितना 96,500। तो टोटल आवेश कितना है, NF आवेश को ले जाने में किया गया, भारी परिपथ से ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, N इंटू F इंटू ई सेल। ई क्या है आपका, जो विभव, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ई क्या है आपका, जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो विभवांतर है, दोनों हाफ जो सेल्स हैं, अर्ध सेल, एक एनोड और एक कैथोड, उन दोनों के विभवों के मध्य जो अंतर है उससे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ले जाने में किया गया उपयोगी कार्य, या जो कार्य है उसका मान हमको प्राप्त हो जाता है। ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक। चलिए अब गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा कहती है कि किसी भी निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, वो क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो डेल्टा जी बराबर निकाय के द्वारा, अब यह कार्य किसके द्वारा हो रहा है, निकाय के द्वारा कार्य हो रहा है, माइनस का साइन। लिख लीजिए, आप अभी बता देंगे, लिखिए आप, लिखिए अभी बता देंगे ऋणात्मक चिन्ह। डेल्टा जी बराबर माइनस NFE सेल। देखिए, जब आपका कोई भी वोल्टेज सेल है यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जब आपका जो वोल्टेज सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जब वो कार्य करता है तो यहाँ क्या है, इस वोल्टेज सेल के द्वारा परिपार्श्विक पर कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वोल्टेज सेल के द्वारा, यानी एक निकाय के द्वारा उसके परिपार्श्विक पर कार्य किया जा रहा है। ठीक, अरे किस प्रकार से, बाह्य परिपथ के द्वारा, बाह्य परिपथ के द्वारा। तो ये जो कार्य है, जब निकाय के द्वारा बाह्य परिपथ पर कार्य किया जा रहा है, परिपार्श्विक पर कार्य किया जा रहा है, तो उसका जो सिंबल है, सिंबॉलिक रूप से उस कार्य को हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं, ऋणात्मक। और परिपार्श्विक के द्वारा अगर सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तो वो कार्य किया जाता है धनात्मक। ठीक है, और ये बात समझे, जब निकाय के द्वारा परिपार्श्विक पर काम किया जा रहा है तो कार्य ऋणात्मक लिया जाता है, और परिपार्श्विक के द्वारा, सराउंडिंग्स के द्वारा सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तो वो पॉजिटिव। तो ये जो कार्य है, तो डेल्टा जी बराबर माइनस NFE सेल। अब इसको हम वापस से एक बार रिपीट करते हैं, जो समझ नहीं पाए वापस से समझने का प्रयास करेंगे। ये बड़ा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझ में आपको आना चाहिए। देखिए, एक वोल्टेज सेल है, वोल्टेज सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अब उसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, विद्युत ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बाहरी परिपथ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कितने नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनके साथ जो चार्ज एसोसिएटेड है वो क्या है, फैराडे। तो NF आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब NF इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए करने में जो सिस्टम जो कार्य कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से कैथोड की ओर ट्रांसफर करने में जो ये निकाय है, ये जो सेल है जो कार्य कर रहा है, उसका मान होगा N गुणा F गुणा E सेल। अब ये E क्या है, यह है विद्युत वाहक बल, या इसको विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, वो है आपका ये। अरे बात समझो, किस किस में, दोनों अर्ध सेल विभव, दोनों का अर्ध सेल, जो हम इक्वेशन अगर आपको ध्यान है मैं लिख चुका हूं, ये आप खुद बताएंगे अभी। ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड, वेरी गुड, माइनस ई एनोड। तो दोनों के विभव के मध्य अंतर NF इंटू ई सेल, कुल कार्य। और डेल्टा जी जो आपका क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा ये है, किसी भी निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य,
उपयोगी जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिले, यूजफुल वर्क डन बाय एनी सिस्टम इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी, तो वो डेल्टा जी है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, क्योंकि यह निकाय के द्वारा परिपार्श्विक पर कार्य किया जा रहा है, सेल के द्वारा बाह्य परिपथ का यूज लेते हुए कार्य किया जा रहा है। तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल आपका वैल्यू आ गया। तो डेल्टा जी का संबंध किससे आ गया, ध्यान देंगे इससे क्या किस किस के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, डेल्टा जी और ई के मध्य। डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। बेटा आप खड़े होइए पीछे से, सबसे पीछे जो बैठे हैं, हाँ आपके बाजू में, हाँ हाँ आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका, कमलेश, पहली बार आए हैं आज आप क्लास में। तो ई क्या है बेटा, मैंने यहाँ पर बताया, अभी इतनी देर से बता रहा हूं मैं, बताइए जो भी याद है आपको, जो सुन रहे हैं, ई क्या है, आप बताइए, चलिए। विभवांतर, गुड, वेरी। तो आप समझ लीजिए ई क्या है आपका, विद्युत वाहक बल, या दोनों जो अर्ध सेल हैं उनके विभव में अंतर। ठीक है कमलेश, ये क्लास में कक्षा में आने का जो हमारा प्रयोजन है, हम क्यों क्लास में यहाँ बैठे हैं और क्यों मैं आपका टाइम ले रहा हूँ और आप मेरा टाइम ले रहे हैं, उसका मीनिंग यही है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछें वापस से, एक बार मैं वापस पुनः बताऊंगा आपको। लेकिन सिर्फ बैठकर सिर्फ एक तरफ वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और बस आप बैठे हुए हैं उसको ही। ठीक है, ये कोई कथावाचन नहीं है, ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। मतलब मैं कुछ बता रहा हूँ तो आपकी तरफ से भी रेस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक, तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल हो गया, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इसमें दो तीन चीज़ें और हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अब मान लीजिए मानक ताप दाब वाली कंडीशन है, क्या स्टैंडर्ड, तो डेल्टा जी जीरो एन एफ ई जीरो, क्लियर। कब, मानक ताप दाब। सभी छात्र ध्यान देंगे, जो आरओटीज पर भी बैठे हैं वो भी ध्यान देंगे। ये समीकरण है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, और यहां मैंने लिखा है डेल्टा जी जीरो, ये साइन बनाया जीरो। जहां जब भी ये जीरो साइन बनाऊंगा, ये इसका सिंबल का, इस संकेत का प्रयोग करूंगा, उससे तात्पर्य मानक ताप और दाब। तो डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस एन एफ ई जीरो। ठीक, अब वापस से इसको हम और करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी अभी निकाला था, एक रिलेशन निकाला था, ई जीरो इज इक्वल टू, क्या रिलेशन था हमारा, किसमें, साम्य स्थिरांक वाला संबंध। ये बताएगा अतुल के साइड में जो बैठे हैं, बताने दीजिए, साम्य स्थिरांक वाला संबंध। बेटा रुकिए, हाँ ई नोट बराबर, भाई ये क्या है, ई जीरो क्या है, ये विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसके मध्य और साम्य स्थिरांक के मध्य मैंने एक संबंध स्थापित अभी भी किया और कल भी किया था, वो बताइए, एक मिनट। हाँ हाँ, टू, वेरी गुड, आर टी एन एफ के सी। ठीक है, क्या नाम है आपका, कृष्ण। भाई कृष्ण, क्लास के दौरान अटेंटेटिव रहें, बिल्कुल ठीक है, ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए केमिस्ट्री से। जब केमिस्ट्री की क्लास हो जाए तब फिजिक्स में जाइए। ठीक है, केमिस्ट्री में मैथ्स के बारे में नहीं सोचें और मैथ्स में फिजिक्स के बारे में नहीं, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो ये संबंध था, देखिए अब ई जीरो इज इक्वल टू 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग के सी। ठीक, ये संबंध हमारा था। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर डाल देता हूं मैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोगों का क्या कार्य है, एक फोन आ रहा है, ले लेते हैं, चलिए। हेलो, हाँ बेटा कहाँ से बोल रहे हैं आप, ब्यावर से, हाँ बोलो। अच्छा
अच्छा चलो अभी समझ, चलो मैं बताता हूँ दोबारा से, ठीक। चलिए बता, ये वो वापस से वो पूछना चाह रहे हैं, इस समीकरण को वापस से बता दीजिए। बता देंगे हम एक बार से, लेकिन पहले हम ये संबंध स्थापित कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 और समीकरण 3, ठीक है। आप लोग सभी लोग अपनी कॉपीज में करें, संबंध किस किस के बीच में स्थापित करना है। समीकरण 2 और 3 में, इसमें डेल्टा G0 तो हमारे पास क्या है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, मानक स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है ये, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड। और ये E0 क्या है आपका, ये स्टैंडर्ड आपका EMF है, ठीक। अब E0 का मान हमारे पास ये रहा, तो अब किस किस के बीच में संबंध आएगा, डेल्टा G0 और KC के मध्य। तो अभी आप बताएंगे, मैं उस बोर्ड पर लिखूंगा। चलिए बताइए बेटा, उसको बताने दो एक बार। डेल्टा G0 इक्वल्स टू, एक आराम से, ठीक है, कुछ नहीं आएगा नीचे, ठीक है, और लॉग, ठीक है, चल वेरी गुड। फाइनल संबंध क्या है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC, ठीक है। अतुल सही है। किस प्रकार से आया हमने वापस से देखेंगे, जो लोग नहीं समझ पाए वो ध्यान दें। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में E0 का मान समीकरण नंबर 3 से रखने पर, तो मान हम रख देते हैं डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF। अब E0 का मान कितना है, 2 NF log KC, ये ठीक है। तो ये हमारा संबंध आ गया, ठीक है। डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF इंटू 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log KC। NF से NF कैंसिल हो गया और फाइनल हमारी इक्वेशन आ गई ये, ठीक। तो ये आपके गिब्स फ्री एनर्जी, मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा और आपका साम्य स्थिरांक, इनके मध्य संबंध स्थापित हो गया। इस पर भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल या संख्यात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। एक पॉइंट ये अपना कवर हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, नया एक पॉइंट है आपके। देखिए, आप लोग चालकता के बारे में जानते हैं सभी लोग, चालकता, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा चालकता से तात्पर्य क्या है। पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं, बड़ी बेसिक चीज़ है, व्हाट इज कंडक्टिविटी। चालकता को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चालकता से क्या तात्पर्य है, कौन बताएगा, बताइए। जैसा आता है, कोई इसके में ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट वही डेफिनेशन बताइए जो एग्जाम में आपको लिख के आनी है, जो भी आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा है, ये सब चालकता ये चीज होती है। मेरे गर्ल्स में कोई आगे से, इस साइड से बेटा कोई, चलिए आप बताइए। जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो चालक होते हैं, और जिनमें आयनों का प्रवाह होता है क्या वो चालक नहीं होते हैं, वो भी चालक होते हैं। पीछे से वो बताइए, हाँ लास्ट में कॉर्नर में आप बताइए ब्लू शर्ट। इलेक्ट्रॉन फ्लो इज नोन एज कंडक्टिविटी, ठीक है, बैठिए। और एक कोई परिभाषा बता दीजिए जो दिमाग में आ रही हो, चलिए। बताइए। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, सरल शब्दों में बोले तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता है, या द ईज विद विच करंट्स फ्लोज, जितनी आसानी से कोई करंट है जो आपकी धारा है उसका प्रवाह होता है। अब बेटा आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पर मैं आने वाला हूँ। सब विशिष्ट चालकता जो सारे आपके पॉइंट्स हैं, तुल्यांकी चालकता, सारी चीज़ वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चालकता की बात ही आ गई। अब चालकता जैसा इन्होंने बताया था, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या आयनों का प्रवाह, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन को जैसे धात्विक मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, उसमें क्या होगा, वाहक क्या होते हैं, धारा के वाहक क्या होंगे, करंट किससे बहेगा, इलेक्ट्रॉन से, मेटेलिक कंडक्टर्स है। और जो अगर आपके इस तरीके के मान लीजिए प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, जो वैद्युत अपघट्य हैं, जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उनमें कैसे धारा प्रवाह होगी, आयनों के माध्यम से। HCl है, पूर्णतः वियोजित हो जाता है H+ आयन और क्लोराइड आयन्स में। NaOH है, प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, तो किसमें कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम आयन्स में और हाइड्रोक्साइड आयन्स में। लेकिन क्या एसिटिक एसिड में ऐसा होगा, एसिटिक एसिड में ऐसा होगा, CH3COO है। क्या एसिटिक एसिड में भी उतना ही आपको उससे करंट मिलेगा या उसके आयन उतने ही आसानी से फ्लो करेंगे जितनी आसानी से प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है, CH3COOH करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो दुर्बल होता है। क्या है, वीक आयनाइज्ड एसिड है, दुर्बल है, यानी वो पूर्णतः आयनित उसके नहीं होते। ठीक, तो ये है। तो सबसे पहली बात आ गई चालकता। चालकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम अथवा धारा का आसानी से प्रवाहित होना। चालकता कहलाती। ठीक है, इसका मात्रक क्या है चालकता का, जी, ये जी क्या है वो उसको बोलिए बोलिए, ओम इनवर्स या OHM, ओम। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, MHO, मोहो, इसको अपन हिंदी में मोहो बोलते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपके। तो ये आपकी चालकता के बारे में हो गया। ठीक, अब चालकता, अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं कोई विलयन है, ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, कोई विलयन है, उसको तनु करेंगे, क्या करेंगे, तनु करेंगे, तो क्या होगा, चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी जो विलयन है, कोई भी जो विलयन है, मान लीजिए किसी वैद्युत अपघट्य उसमें हमने मिला रखा है और उसको हम क्या कर रहे हैं, तनु कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट आएगा। भाई आप बताइए आराम से, आपको पता है पीछे, बताइए बोलिए। चालकता घटेगी, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर चालकता घटेगी। सवाल, चलो बैठो एक बार, प्रश्न। हाँ, जिला परिषद टॉक से जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं पूछिए। सर ये इलेक्ट्रिक बिल बोर्ड दोबारा बताना। किस थोड़ा धीरे बोलो, किसके बारे में, NF। अच्छा NF, चलिए बताता हूँ, चलिए बता देते हैं वापस से, ठीक है, तो वापस से बता देते हैं। देखिए, एक बार मैं वापस से इसको अपने इस टॉपिक पर आ जाता हूँ पुनः, जो कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक दो जगह से जिला परिषद टॉक से बच्चे ने सवाल पूछा है। संबंध क्या है हमारा, मुक्त ऊर्जा और जो सेल विभव है उसके मध्य जो संबंध हमने स्थापित किया है, उसके बारे में मैं पुनः बता रहा हूँ। तो देखिए, डेल्टा जी क्या है हमारा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, किसी भी निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, किसी भी निकाय के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, वो क्या कहलाता है, डेल्टा जी, यानी मुक्त ऊर्जा। अब हमारा निकाय क्या है, यहाँ हम कौन से निकाय का अध्ययन कर रहे हैं, हमारा निकाय है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल, और उससे हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है।
अब विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन जब बाह्य परिपथ से एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे तब आपको किसकी प्राप्ति होगी? विद्युत ऊर्जा। तो सिस्टम क्या कार्य कर रहा है? हमारा निकाय यानी विद्युत रासायनिक सेल क्या कार्य कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर रहा है। कहां से? एनोड से कैथोड की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एन। लेकिन उनके साथ जो चार्ज है वो है एफ, तो माइनस एन एफ। तो कुल जो आवेश इलेक्ट्रॉनों के साथ ट्रांसफर हुआ एनोड से कैथोड की तरफ वो हुआ माइनस एन एफ। और गुणा किसका हो गया? आपका जो विभव अंतर दोनों सेल्स का, जिसकी वजह से सब चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड विभव जो अंतर है एनोड के अर्ध विभव में और कैथोड के, उनका जो अंतर जो मैंने लिखा था ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस, उससे जब हम गुणा कर देंगे तो कुल जो निकाय के द्वारा किया गया यूजफुल वर्क है या उपयोगी कार्य है वो हमारे पास आ जाएगा। यानी निकाय के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है वो कितना है? माइनस एन एफ ई सेल। चलिए हम वापस से हमारे उस पर आते हैं, नया टॉपिक जो शुरू किया है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है? आपका चालकता अथवा धारा का आसानी से प्रवाह होना ही चालकता होता है, और इसका मात्रक ओम इनवर्स या म्हो या ओम। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो घटेगी या बढ़ेगी? ठीक है, ये था हमारा। अभी कृष्ण ने बताया कि सब चालकता घटेगी। ठीक है, अब उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि हम कोई साइंस में कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो एक बार कृष्ण से पूछ लेते हैं, फिर हम और लोगों से भी क्वेश्चन। प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है। प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। चलिए, ठीक, चलिए ये कृष्ण ने बताया साहब, ये है साहब इसका लॉजिक। बैठ जाइए कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन जब हम चालकता की बात कर रहे हैं तो मैंने कोई चालकता क्या, एक बड़ी जनरल टर्म है, एक बड़ी सामान्य टर्म है। मैंने इसको कोई एक पर्टिकुलर दूरी, आयतन या क्षेत्रफल से संबंधित नहीं किया है, पहली चीज। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला है कि एक घन सेमी में उपस्थित आयनों की संख्या, या जब दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर दूरी है तो उस पर्टिकुलर उसके अंदर क्षेत्रफल में आने वाले आयनों की संख्या। ठीक है, मैं पूरे उसकी बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर किसी आयतन की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज तो ये। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका कहना है कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, बात सही है। लेकिन ये जो तर्क है, ये जो आपका लॉजिक है, ये कहाँ लागू नहीं होगा? चालकता वाले केस में लागू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब और बताइए, कोई और जो बताना चाह रहे हैं, क्या होगा? चालकता बढ़ेगी। वेरी गुड। देखिए, डाइल्यूशन पर चालकता बढ़ जाती है, यानी किसी भी विलयन को हम तनु करते हैं तब चालकता का मान बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ेगा? उसका कारण क्या है? क्या रीजन है उसके पीछे? हाँ बताइए, आप खड़े होके बताइए, ऐसे नहीं। वहां देख के बता दीजिए, आप बोल के सामने। हाँ, उधर देख के, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, सांद्रता, तेज बोलिए। सांद्रता में, वेरी गुड। सांद्रता, जब आपके विलयन की सांद्रता अधिक होती है, ये जो बताना चाह रही हैं, तो आयनों का प्रवाह उतनी सुगमता से नहीं हो पाता है जितना तनु विलयन। बात बिल्कुल सही कही इन्होंने। बैठिए, देखिए, जब आपका कोई सांद्र विलयन होगा तो आयन्स क्या होंगे? पास पास होंगे, उनके मध्य आकर्षण अधिक होगा, तो वो क्या होंगे? पास पास होने की वजह से उनमें आकर्षण रहेगा और उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। वो उनको मूवमेंट करने के लिए अलग स्पेस नहीं मिलेगा, उतना पास पास है। सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ आयन्स अधिक है आप, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर। लेकिन जैसे हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो क्या हुआ? डाइल्यूट होने से, सॉल्यूशन डाइल्यूट होने से, मान लीजिए, इसका आप कोई उदाहरण किस प्रकार से लेंगे?
जैसे हम मान लीजिए कोई वीक का ले लेते हैं एग्जांपल, एसिटिक एसिड है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए वीक एसिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग तो क्या होता है, सभी सांद्रताओं पर आयनित होते हैं। वीक का हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए एसिटिक एसिड है, उसका 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। कितना? 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। देखिए ध्यान देंगे, सांद्रता और तनुता विपरीत टर्म है। क्या है? विपरीत पद है। जब सांद्रता बढ़ेगी तो तनुता क्या होगी? कम होगी, और जब आपका तनुता बढ़ेगी तो सांद्रता कम होगी। ठीक है, तब जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो जो आयनों को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं, बल रेखाएं, वो क्या हो जाती है? दुर्बल हो जाती है। क्या हो जाती है? दुर्बल हो जाती है। क्या हो जाएंगी? दुर्बल। और जब वो आयनों को बांधने वाली जो रेखाएं दुर्बल हो जाएंगी तो उनके मूवमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। उनके मूवमेंट के चांसेस बढ़ने के कारण क्या होगा? आपकी चालकता बढ़ जाएगी। तो किसी भी विलयन को जब हम तनु करेंगे तो उसकी चालकता का मान बढ़ जाएगा। ठीक। दूसरा पॉइंट आता है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इससे आप क्या समझते हैं? विशिष्ट चालकता से, तनुता के बाद दूसरा जो पद है वो आपका है विशिष्ट चालकता। बताइए, अभी अभी कृष्ण ने बताया था, ये इसी से संबंधित है। प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। इसने बताया, अच्छा बताया इसने कि इसी से संबंधित है। हम कंप्लीट करें? अच्छा सर, अभी अच्छा, चलिए अपन विशिष्ट चालकता वाला है, इसको कल करेंगे। ठीक है, इसको आप पढ़ के आएंगे। कल हम जो करेंगे, एक तो विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और उनसे संबंधित जो नियम है वो सारे कल हम